अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। आज इंतहाई अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर बाजोड़ में JUI फे के जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर कन्वेंशन के ऊपर हमला हुआ। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो इंस्पेक्टर जनरल KPK बता रहे हैं कि यह खुदकुश हमला था। 40 से ज़ायद लोग जो अभी तक की इतलात है वो उनकी अमवात शहादत हो चुकी है, जहाँ भाग हो चुके हैं, और 150 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारे अदवार देखे हैं। 9/11 के बाद तो मुसलसल पाकिस्तान देख रहा है कि मुसलसल दहशतगर्दी की जंग में और दहशतगर्दी के खिलाफ जाने भी दे रहे हैं, माल भी उनका ज़ाया हो रहा है, मगर ये आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की बिलखुसूस सियासी जमातें इस पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ हैं उससे बाहर नहीं निकल रहे। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जमातें, इसका सद्देबाब क्या हो सकता है और अभी तक की इतलात JUI फे के ऊपर यह हमला वजह क्या है इसकी? हाफिज अहमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब, शहजाद सईद चीमा साहब और अली गौहर बलोच साहब। हाफिज अहमदुल्ला साहब आज करेंगे। सर, आपने कहा कि आपने भी उस कन्वेंशन में जाना था, लेकिन आखिरी 11th आवर में आप वहां पर नहीं गए। वजह क्या सर? एक तो अभी तक की इतलात क्या है, खबर क्या है, और दूसरा वजह क्या बनी सर? ये क्यों, किस जमात की तरफ से आपको लगता है कि यह हमला हुआ, दहशतगर्द तंजीम की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई दिल खून का आंसू हो रहा है, बात करने की ताकत भी नहीं है। आपकी बात सही है कि इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो बाजौर की जिले हेडक्वार्टर में हो रहा था, इसमें मैंने भी जाना था, मुझे भी इनवाइट किया था, मदऊ था। और जो बाजौर खार तहसील के जो अमीर शहीद हुए राजान, वो मुझसे रहा वो बार वहाँ पहुंचा के जन्नत कथी जी मेरे अपनी जाती वजूहत की दुनिया। जी हाफिज अहमदुल्ला साहब, हाफिज अहमदुल्ला साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। चले, मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। ये जो आज आपकी तहादी जमात JUI फे के वर्कर कन्वेंशन के ऊपर धमाका हुआ, 40 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग, 150 के करीब ज़ख्मी हुए, पाकिस्तान कब तक फेस करता रहेगा दहशतगर्दी की लहर को? पॉलिटिकल सियासी जमातें जनाब, इसका हल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वकास, आज का जो वाक़या हुआ है, सबसे पहले तो मतलब है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए। और ये जो नुकसान है, ये जो शुहदा हैं, ये सिर्फ JUI के नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के सपूत थे जी। और मतलब है कि ये हमारे लिए भी उतनी ही गम की ख़बर है जितनी कि JUI की लीडरशिप के लिए और उनके लवाकिन के लिए है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन लवाकिन के जो वर्सा हैं उनको सब्र जमील अता करे। आमीन। दूसरी बात ये है कि मेरी आवाज़ ज़रा रिपीट हो रही है थोड़ा। जी जी। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि वाकई ये अलमिया है, और मतलब है कि ये हमारा एक वक्त था कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा लहर थी दहशतगर्दी की और फिर ज़रब अज़ब हुई थी, आपको याद है। उसके बाद ये दहशतगर्दी के वाक़यात ऑलमोस्ट तकरीबन 95% ख़त्म हो गए थे जब APS का वाक़या हुआ था और उसके बाद नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना था। तो अब उसके बाद ये हमारी बदकिस्मती है कि साबका दौर में आपने देखा कि जिस तरह से काफ़ी ऐसे लोग जो कि मोस्ट वांटेड थे उनको रिहा किया गया, रीसेटल किया गया, रिहा किया गया। शायद ये तवक्को थी कि उससे कोई हालात में बेहतरी आए, लेकिन हमारी हुकूमतें पहले भी ये तजर्बात कर चुकी हैं, उससे बेहतरी आने की बजाय बल्कि हमेशा हमें पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक सर। तो एक तो हमारी हुकूमत समेत तमाम मुल्क की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको दोबारा से नेशनल एक्शन जो हमारा प्रोग्राम है उस पर मैं समझता हूँ कि तमाम को यकजा होकर उसके ऊपर अमल करना होगा। और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कौम को जो है वो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़ा होना होगा। हम पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस गम की खबर में
उन लवाकिन के साथ और JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के साथ खड़ा है और अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता करे। लेकिन हमें दूर रस वो पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान का अमन बहाल हो, जिसमें पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर महाजों के ऊपर भी मुश्किलात में घिरा हुआ है। मैं जरा हाफिज अहमदुल्लाह साहब से भी बात करूं और हमारी जी आपकी समझ आ गई अली भाई। हाफिज अहमदुल्लाह साहब आप बात कर रहे थे सर। देखिए बात यह है कि ये आज पहली बार नहीं है, तकरीबन 4 साल से बाजवड़ में जमीयत उलमा इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है जी। लगातार से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा हमारे ओहदेदार, जिम्मेदार, उलमा, कबायली मोतबरीन, वर्कर शहीद हो चुके हैं। पार्लियामेंट में साथियों ने, दोस्तों ने, MNAs ने आवाज उठाई, चूसते रहे, जब पूछे कि हुकूमत की खैबर में और वफाक में भी पूछे कि हुकूमत की कोई सुनवाई नहीं हुई, एक हमला और आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आज इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हादसा, अब सवाल ये खुदकुश कहाँ से आया, ये मनसूबासाज कहाँ बैठे? ये मनसूबासाज कहते हैं कि अफगानिस्तान से आ रहे हैं। भाई अफगानिस्तान में तो पहले आपने कहा कि भारत की छतरी में अफगानिस्तान में एक हुकूमत है, वहाँ भारतीय कौंसल खाने बाकायदा दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, वहाँ से सपोर्ट दी जा रही है। आज तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान अच्छे ताल्लुकात है, तो फिर कौन है, कौन सपोर्ट कर रहे हैं इसको? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो वर्कर्स कन्वेंशन जो है बाजवड़ में हो रहा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो क्या सिक्योरिटी इदारे उनको खबर नहीं थी? मकानी इंतजामिया को इतला नहीं थी? सब कुछ था, फिर आपने क्यों सिक्योरिटी नहीं, क्यों सिक्योर नहीं किया? आपने 40 कारकुन की बात की। मेरी इतलात ये है कि अभी तक 80 वर्कर जमीयत उलमा इस्लाम के शहीद हुए, अच्छा, और 150 से 200 के करीब जख्मी हुए। लिहाजा ये कुल्लम कुल्ला दरिंदगी, हवानियत, दहशतगर्दी है। जो भी इसको जहाद कहते हैं वो फसाद है। ये जहाद नहीं है, न ये इस्लाम है। ये इंसानियत पर हमला है, पूरी रियासत पर हमला है, सियासी जमहूरी कुव्वतों पर हमला है। ये पाकिस्तान की दीनी, इस्लामी, मजहबी हलकों और जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला है। लेकिन हाफिज साहब, एक बात सुनिए, हाफिज साहब, एक बात मैं कर लूं, एक बात सुनिए कि जमीयत उलमा इस्लाम जमहूरी, पार्लिमानी, आईनी सियासत करती रहेगी, कि जाए कि कुछ भी हो जाए। ये आज की बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3 खुदकुश हमले हुए, शेख हसन जान साहब जमीयत के MNA, उनको निशाना बनाया गया, शहीद किया गया। मौलाना नूर मोहम्मद को, मौलाना मेराजुद्दीन को, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो साहब को, पता नहीं कितने, मैं आपको बता दूं, एक लंबी फहरिस्त है। लिहाजा हुकूमत रियासत जिम्मेदार है, लिहाजा इसका तयन करे कि कौन है और क्यों, और जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट बनाया गया है। ठीक। हाफिज साहब ये बताइएगा कि ये जिन लोगों की रीसेटलमेंट हुई थी, आपको उन पे खदशा है, उन पे शक है कि उन्होंने, अभी तक तो इतलात नहीं है कि किस जमात ने या किस तंजीम ने ये हमला किया है, उनकी तरफ इशारा है जो TTP थी जिसकी रीसेटलमेंट की गई, अगर उनकी तरफ से हो तो माजी में तो समझा जाता रहा है कि मजहबी जमातों की तो अलाइनमेंट रही है उनके साथ, JUI इस तरह से टारगेट नहीं रही। नहीं, ये बात गलत है। मजहबी जमातों को बाकायदा एक मंसूबे के तहत मजहबी जमातों को नफी किया गया था दहशतगर्द तंजीमों और शिदत पसंद तंजीमों से। ठीक, यही तो हमारा सवाल है। उस वक्त भी ये उसी जमाने में जो मैंने नाम लिए, मौलाना साहब पर खुदकुश हमले, जिगर क़यादत पर हमारी क़यादत शहीद हुए, ये उसी वक्त के लोग हैं जो शहीद हुए। लेकिन बावजूद इसके हमें दहशतगर्दी से भी नफी किया जा रहा था, मदारिस को भी नफी किया जा रहा था। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये गलत है। जमीयत उलमा इस्लाम ने गली गली, कुचे कुचे, पहाड़ी पहाड़ी में जाकर लोगों को सिखाया कि जमहूरियत क्या है, आईन क्या है, पार्लियामेंट क्या है। इस माहौल में कि उसको, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, आईन को कुफ्र कहा जाता था। तो आज सवाल यही है कि मैं अपना खून कहाँ तलाश करूं, अपना खून कहाँ तलाश करूं, रियासत कहाँ है और हुकूमत कहाँ है। ठीक।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अहमदुल्ला साहब, आपकी एंगेजमेंट है और ये सानेहा है, आपके दोस्त जो हैं वो शहीद हुए हैं, आप गमखार हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये सवाल है जी एक बड़े रहनुमा का कि वो अपना खून कहाँ पर तलाश करे। वो इत्तेहादी जमात के सरबरा का एक अहम लीडर है, वो ये बयान दे रहा है, तो कहाँ पर तलाश करे वो अपना खून? देखिए वकास, एक तो थोड़ा बहुत मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। अगर बेहतर होता कि हाफिज साहब मुझे सुन रहे होते या गालिबन शायद आपने मुझसे सवाल पे सवाल किया, शायद मुझे मौका देते तो मैं उनसे पूछता। और मैं ये इसलिए पस मंजर में कह रहा हूँ कि जब नेशनल अवामी पार्टी काबुल में बैठी हुई थी, जो इस वक्त ANP के नाम से है, ये उस वक्त वहाँ पर मास्को नवाज गवर्नमेंट की अलाई थी और ये यहाँ बाकायदा धमाके जो बलूचिस्तान और होते थे, और हम यूनिवर्सिटी एज ए स्टूडेंट्स जो हामी थे कि जी भुट्टो बड़ी जाती कर रहा है, इसके रद्देमल में अगर काबुल में बैठे बलोच और पख्तून और ANP और वली खान जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं, तो हम शायद दुरुस्त समझते थे। आज हमें ऐसा नहीं। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के लोग, जिन्होंने, आपको याद होगा कि जो यहाँ पर 30 लाख अफगान तालिबान आए, किस तरह उन्हें मुसल्ला किया गया, किस तरह अमेरिका से पैसा आया, किस तरह असला लाया गया, किस तरह उसामा बिन लादेन आए, किस तरह जो है 2002 में जब JU आई तो बाकायदा नारे लगे तालिबान तालिबान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जब वहाँ कामयाबी हुई। ये पूरी तारीख है। अच्छा। और सॉरी टू से मैं वकात आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि इस तारीख को आप ज़रूर आप लोग पढ़ा करें, ताकि आप इनसे सवाल भी क्या कर सकें कि आप लोग जो थे, आपने तालिबान, मैंने तो पूछा, उन्होंने कहा कि हमें तो गलत अलाइन करते रहे हैं। कौन है ये? तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, पंजाबी तालिबान हो, अफगानी तालिबान हो, ये सब एक हैं, एक है। हम लोग डिवाइड करते थे नहीं, ये अफगान तालिबान है, ये मुखालिफ हैं, ये तालिबान पाकिस्तान है, ये दाइश है, ये उसामा हिस्ट्री है। ये उसामा बिन लादेन को आपने पाला नहीं पाला, पिशावर में बैठा होते थे, और ये तो तारीख का हिस्सा है। मैं आगे नहीं जाऊंगा वरना नाराज हो जाएंगे दोस्त कि मियाँ और तो और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करने के लिए $1 करोड़ जो है नवाज शरीफ ने लिए थे उसामा बिन लादेन से, इस हद तक वो हमारे यहाँ सराइत कर गए थे। अच्छा, मंसूरा जो जमात इस्लामी आप नया तालिबान का यहाँ से लाए जाते थे। ये जो आपके बहुत बड़ा साथ है ना अखबार का, ये बड़े फखर से कहते हैं हमीद गुल के बेटे के साथ मैं लड़ा था वहां पे, तो आप लोग पूरा हिस्सा रहे, अब आप भुगते हैं। तारीख में यही होता है। आप समझते हैं तारीख आज इनकी मर्जी से लिखी जाएगी? 4 साल में बात थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बोया वो काट रही है जमीयत उलमा इस्लाम, हैं जी? आप जमीयत उलमा इस्लाम से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और ये अफगान के और ये तकसीम करते हैं, ये सब एक ही चेहरे के तमाम रुख हैं। ठीक है, पंजाबी तालिबान, अफगानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, दाइश, ये सब एक ही चेहरे के सिक्के हैं। और ये अफगान साइकोलॉजी साइकी को आप समझते हैं, ये बड़े चालाक लोग होते हैं। ठीक, चले मैं आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट एंग्लो वॉर है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड। जब अफगानिस्तान या काबुल बात करें, हिस्ट्री पीछे रखा करें। ठीक है, ठीक है। हमने तो उनसे पूछा कि आप अलाइन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अली गौहर बलोच साहब, सर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, मुद्दत ख़त्म होने से पहले असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर को भेज देंगे। यानी अली भाई ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं। अली साहब, आप ये चाह रहे हैं कि 90 दिन आपको मिले, ये जो निगरान वज़ीर आज़म होगा ये 90 दिन का ही होगा या 6-7 महीनों का होगा, जिस तरह पंजाब में हो गया? स्टार्ट करें। देखिए, बात यह है कि इस तरह की कई अफवाहें उड़ाएंगी। पहले ये भी कहा जाता रहा है कि ये इन असम्बलियों की मुद्दत 1 साल बढ़ाई जा रही है, ये प्रोपोगंडा भी आपने सुना जी। इस किस्म के प्रोपोगंडे वही लोग कर रहे हैं जो ये ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और रंगे हाथों खुद पकड़े भी जाते रहे। आपने देखा कि जिनके ये ख्वाब थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, उनके वो मज़मूम अज़ाइम और उनके वो जो भयानक ख्वाब थे वो शर्मिंदा ताबीर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सके, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला श्रीलंका भी नहीं बना जिस तरह की वो पिक्चर बता रहे थे। ठीक, लेकिन देखिए बात यह है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। 9 अगस्त को फारिग हो या 13-12 अगस्त को फारिग हो, जो उसका मुकर्रर वक्त है तकरीबन उसके ऊपर हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करके ख़त्म हो रही है। ठीक,
बाकी 90 दिन ये तो एक आईनी टाइम है, चाहे वो 90 दिन के अंदर हो या चाहे वो 60 दिन के अंदर हो। तो लिहाजा जब हुकूमत खत्म होगी उसके बाद मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे, लेकिन आपके इल्म में है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल 90 दिनों के अंदर इलेक्शन चाहती है, और हमारी लीडरशिप इस चीज का इजहार भी कर चुकी है और हम इस चीज का इरादा भी रखते हैं। ये 60 दिन क्यों नहीं लगता अली साहब, ये बलोच साहब, ये 60 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों? 2 दिन पहले असम्बली तहलील करके 1 महीना ऊपर, वजह क्या है इसकी, ये मुझे समझा दें। देखिए, इत्तेहाद में मुख्तलिफ पार्टीज हैं, और ख़ास तौर पर आपने देखा कि माजी करीब में जो 9 मई के वाक़यात हुए, और जिस तरह से कि एक पार्टी में लोग बैठे हुए थे, जब उन्होंने ये देखा कि ये जो पार्टी थी जो कि जिसने के एक जत्था जिसने कि एक सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ था, एक्चुअली तो वो एक दहशतगर्द पार्टी थी जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए और पाकिस्तान के अमलाक को जलाया। अब जो लोग जाहिर है कि उसको सियासी पार्टी समझते थे और उससे अब डिस्टेंस देना चाहते हैं, वो अब उस स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं उनकी तरफ से, और दीगर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी कुछ पार्टीज का ये ख्याल है कि 90 दिन का टाइम ज्यादा मौजू है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और दीगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आईनी मुद्दत है, इसमें तो कोई मजायका नहीं है 60 दिन में हो या 90 दिन में हो। लेकिन ये 90 दिन से ऊपर अगर बढ़ा तो फिर मुजाहिका होगा, और जो के यकीनी तौर पर और जो कि ज्यादातर शुकूक शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि अब ये जो आप बिल भी एक लेकर आए कि उनको बराबर का, हालांकि पीपल्स पार्टी मानी नहीं कि वही राइट्स दे दिए जाएं जो कि फुल फ्लेज हुकूमत को मिलते हैं, तो आपका यही था कि टेक्नोक्रेट सेटअप को ही 1 साल चले ताकि ये सफाया हो ले अच्छे तरीके से। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि 1 साल के सेटअप की किसी ने बात नहीं की। असल बात ये है कि जो ये बिल है कि जनाब वही इख्तियारात मिल जाएं जो कि मतलब है कि एक हुकूमत को, इलेक्टेड हुकूमत को मिलते हैं, ये बात गलत है। इस किस्म का कोई बिल नहीं था। सिर्फ बिल का मकसद ये था जिस तरह से IMF का प्रोग्राम जो है 9th रिव्यू हुआ है, ठीक सर, तो जाहिर है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कुछ जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ इस किस्म के एग्रीमेंट है जो आने वाले 1 मंथ के अंदर दोबारा रिव्यू होंगे, तो उसके लिए कुछ माली मुश्किलात के लिए बिल लाया गया था ताकि कोई रुकावट ना आए और पाकिस्तान किसी माली बहरान का शिकार ना हो। ये वजह थी, जिस वजह से कि माली इख्तियारात के तहत सियासी इख्तियारात तो होते ही नहीं है, ना कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार होता है, ना कोई नई स्कीम जो है वो अनाउंस। तो फिर ये जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ये सब गैर कानूनी कर रहे हैं बकौल आपके? नहीं, देखें, मोहसिन नकवी साहब ने कोई नया टेंडर नहीं लगाया, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब तो वो कर रहे हैं जितना कि निगरान हुकूमत के अख्तियारात है, और जो कुछ भी जाहिर है कि कोई टाइम बढ़ा है जिस वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो होती हैं जो इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली जाती है। और दूसरी बात ये कि ये तो एक लंबी बहस है, ये तो एक मुल्क में खिलवाड़ खेला गया एक उन असम्बली को कि जिन असम्बली के अंदर बैठे हुए तमाम 99% अरकान नहीं चाहते थे कि असम्बली को डिसॉल्व की जाए, वो चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते, वो तो एक आइन तोड़ा गया असम्बलियां तोड़ के, क्योंकि किसी एक फर्दे वाहिद की ख्वाहिश के उस ऊपर असम्बलियां तोड़ना भी आइन उसकी इजाजत नहीं देता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। मेरी बात सुन अली भाई, मुझे ना एक आम बंदे को यह समझा दें, फिर मैं शहजाद सईद चीमा साहब की तरफ जाऊंगा। 13 अगस्त को आप लोगों ने असम्बलियां तोड़नी है, ना भी तोड़े तो वो तो कानून के मुताबिक तहलील होनी है। 9 तारीख को आप जो कह रहे हैं, या 11 को भी 12 को भी तोड़ दें, 1 दिन पहले तोड़ें या 1 साल पहले तोड़ें, कानून तो वही लागू होगा। अगर आप 9 तारीख को असम्बली तोड़ते हैं तो जिसने 1 साल पहले तोड़ी, तो अगर वो गलत है तो फिर आप भी गलत होंगे। नहीं, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया। देखें, बद नीति पर देखें वही इख्तियार है, अगर बिल्कुल आपका ठीक सवाल है। देखें, बात ये नहीं है कि अगर कानून या आइन आपको कोई इख्तियार देता है तो आप उसको बदनीति पर मबनी इस्तेमाल करें।
जिस तरह से कि अभी आप टॉक शो में बैठे हुए हैं, आप इस वक्त एक एंकर की, एक सहाफ़ी की हैसियत से बैठे हैं जी। इसके भी कोई अखलाकियात है। अगर आप कोई ऐसी गैर अखलाकी बात कर दे तो उसका ये मकसद नहीं आप ये जवाब देंगे चूंकि मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं तो मैं जो मैं कोई जवाब दे दूं अगर गैर अखलाकी बात कर दूं। अच्छा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुंह में जो आए मैं बोल दूं। अच्छा। देखिए, कानून नीयत भी देखता है। कानून में ये दर्द है कि कोई भी फर्दे वाहिद, अच्छा, कोई भी फर्दे वाहिद, कोई कानून तो लॉजिक नहीं देखता अली भाई, जिस नहीं, नीयत भी देखता है, टाइम भी देखता है कि कोई बंदा बदनीति पे मबनी पाकिस्तान के में इंतशार फैलाने के लिए अपने सियासी मफाद हासिल करने के लिए असम्बलियों को नहीं तोड़ सकता। क्योंकि अब तो मुद्दत पूरी हो चुकी है, तकरीबन मुद्दत का टाइम, मुद्दत असम्बली पूरी समझ आ गई है। मुझे आपने समझा दिया उस चीज के, यानी आप कह रहे हैं कि उस वक्त बदनीयती शामिल थी, बदनीयती का अंसर की वजह से आप उसे गैर कानूनी कह रहे हैं। देखे देखे ना, उससे एक आईनी बहरान पैदा हुआ, सियासी इंतजार पैदा हुआ, ठीक है, जिसमें के 2 असम्बलियां मुल्क में कहता है कि निगरान हुकूमतें कायम होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर फर्ज करें उस वक्त इलेक्शन करवा दिए जाते और आज वो हुकूमतें होती तो क्या मौजूदा जो अब इलेक्शन होने थे क्या वो हुकूमतें उस पर असरअंदाज ना होती? और अगर उस वक्त अगर वो इलेक्शन करवाए जाते तो फिर ये कहा जाता कि मरकज में हमारी हुकूमत है, अगर नतायज उनके हक में ना जाते तो उन्होंने कहना था कि मरकजी हुकूमत ने धांधली करवा दी है। तो लिहाजा तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, शफाफ इलेक्शन करवाना, ये भी आइन में ही दर्ज है, ये भी आइन में दर्ज है। लेकिन जो आप ये सेनेट के अंदर बिल लेके आए ना, जिस तरह से मैं आपका मिसाल देता हूँ, मैं आगे बढ़ दूं फिर ऊपर इमरान न्याजी साहब कैंडिडेट बन गए, क्या ये सियासी इंतशार का हिस्सा नहीं था? अगर आइन किसी चीज की, लेकिन चूंकि ये बदनीति पे मबनी था, एक बंदे को अगर आइन, इसका मतलब है कि हर वक्त मुल्क में सियासी इंतशार है। कल को मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब हर सीट पर इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएं तो ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा आगे? ठीक, किस तरह से? इसका मतलब है मुल्क में बार बार इलेक्शन होते रहे, मुल्क का पैसा लगता रहे, मुल्क सियासी तौर पर। देखिए, आइन हमें कहता है कि हमने आइन ये कहता है कि हमने मुल्क में सियासी अनारकी नहीं फैलानी, मुल्क में बिला वजह के बहरान पैदा नहीं करने, मुल्क में सियासी इंतशार नहीं पैदा करना। ठीक है, इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है इन इकदाम की वजह। आर्टिकल 6 लगाए ना, फिर देर किस बात की? मैं पूछता हूं आपसे चीमा साहब, ये 9 तारीख को, 9 अगस्त को, 12 को, एक दिन पहले, 2 दिन पहले असम्बली तहलील हो जानी चाहिए, पीपल्स पार्टी ये सोचती है, खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बाजोड़ सानिया पे जरूर 1 मिनट की बात, आप थे नहीं, आप लेट हो गए। जी, बाजोड़ का सानिया सिर्फ JUIF के हवाले से नहीं, हमारे अपने बच्चे थे, हमारे अपने नौजवान थे, हमारे जी चीमा साहब। अच्छा, तो अली गौर बलोच साहब, मुझे ये बता दें, जो आपने आर्टिकल 6 कहा है, एक तो प्रॉब्लम आ रही है आज इंटरनेट की, आर्टिकल 6 जो आपने कहा है ये कब तक लगाएंगे? हिम्मत क्यों नहीं हुई? ये 9 मई का सान्हा भी करके वो बैठा हुआ है जनाब। देखिए, बात ये है कि वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस किस्म के इक़दामात हुए पाकिस्तान के साथ, जो खिलवाड़ हुआ, जो कुछ डिप्टी स्पीकर सूरी के जरिए करवाया गया था, वो क्या था? वो पाकिस्तान का और मतलब है कानून नहीं तोड़ा गया था। तो पूरे जो जितने भी जजेस थे 6-0 के साथ फैसला नहीं उस वक्त आया था कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया, जिसके नतीजे में असम्बलियाँ बहाल हुई। ये एक बीमार जहनीत है जो पाकिस्तान के निज़ाम को सोबताज करना चाहता था। जब आपने ये एहतजाज के नाम के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात किए गए, जिस तरह से पाकिस्तान की अमलाक को आग लगाएगी, जिस तरह से मोटरवेज जलाए गए, जिस तरह से कायदे आज़म के घर को जलाया गया, जिस तरह से शोहदा के जो है वो मुजस्मों को मतलब है कि वो तोड़ा गया, जिस तरह से कि रेंजर्स की चौकियों को आग लगाई गई, इससे बड़ा घिनौना जुर्म और क्या हो सकता है? जिस तरह से असम्बलियों को डिसॉल्व, खुद उन असम्बली में बैठे हुए उनके अरकान, आप मुझे बताएं
कि जिन लोगों ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, जब उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते थे तो रोज एहतजाज करते थे और स्पीकर से मुलाकातें करते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हम वापस जाना चाहते हैं। हाँ, ये सारे फेज हमने देखे। मतलब आपने ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है। फिर किस तरह से पाकिस्तान को आग लगाएगी ये भी पूरे पाकिस्तान ने देखा है। ये उसी चीज का तसलसल सर, उन्होंने तो आग लगाई बाजार, जो दिलों में आग लगाई, जो घरों की इकोनॉमी में घरों को डिफॉल्ट किया, वो सेहरा आपको जाता है। एक छोटी सी ब्रेक। आप बताइएगा, ये अली गौहर बलोच साहब कह रहे थे कि तमाम जमातों को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए थे, इसलिए ये अखलाकी जवाब भी था और बदनीयती थी जो पंजाब और KPK की असम्बली ने तहलील की। हम जो कर रहे हैं वो बदनीयती नहीं है, एक दिन करें 2 दिन पहले करें, उस बंदे ने बदनीयती की, उस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो खिलवाड़ करके चले गए हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के निजाम के साथ। लेकिन इस बात की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा। आज जो एक बड़ा यानी मैं हैरान हूं, मेरे पीर पार्टी के दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए, और गौहर बलोच साहब ने नोटिस नहीं किया ये बिल कहाँ से आया था, जो कराची के हमारे दोस्त शहादत ऐवान लेके आए थे। अच्छा। और पीछे शहरी रहमान लेके आई थी। जरा पीछे शहजाद सईद कहमा साहब थे, ये बिल कहाँ से आया था? तशद्दुद इंतहा पसंदी का बॉक्स में डाल के चला गया था कौन? उसके मंजरियात देखे आपने? देखे हैं। वो तो मार्शल से भी बदतर थे। अच्छा। मार्शल दौर में यही तो वजह है कि और तो और नून लीग वाले चीख पड़े, इरफान सिद्दीकी साहब पहले जी। तो पूछे ना चीमा साहब ये बिल कहाँ से आया था, कौन लेटर बॉक्स में गया था? राना सनाउल्लाह से आया था। बिल में क्या है और इंतजाम में है? पासपोर्ट ले लो, बाहर नहीं निकलने दो, सजाएं दो। मेरे ख्याल में मार्शल से बदतर जो था ये बिल था। लेकिन हमें बताया जाए ये बिल किसने तैयार किया था, किसने किया? इस बिल को लिखने वाला कौन था? शहादत ऐवान ने कैसे पढ़ा? मैं शहादत ऐवान को जानता हूँ, उसे जेलें भुगती है, थाना भुगता है। हाँ, शहरी रहमान को अब मुझे डाउट हो रहा है कि वो कैसे पीछे बैठी भी उस पर करनी। सिर्फ 2 लोग थे सेनेट में। मैं इस वाले से नून लीग को दाद देता हूँ तो उन्होंने कहा जी हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। रात के 2-2 बजे लेटर बॉक्स में डाल के गए इस बिल को। तमाम पार्टियां वो हो गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश है, थी नहीं कहूंगा, जो होने जा रही है। और गई बलोच साहब को अगर वाकई इनका बलोची पसमंजर है तो उन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अभी मसला इमरान खान का खत्म हो गया, अभी आपके दरमियान लड़ाई है। ये आप लोगों को, वो तो चला गया, वो तो बेचारा इमरान खान का वजूद नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ नून लीग नहीं आए, मियां साहब नहीं आएंगे, इलेक्शन शायद नहीं होने जा रहे हैं। और ये बिल जरा शक्ल में कुछ दिनों बाद दोबारा पेश किया जाएगा। ये निगरान हुकूमत नहीं होगी, ये रहेगी, ये देखिएगा आप कितने महीने रहेगी। ये बहुत बड़ा जो बिल आया था रातों रात, जिस तरीके से और बड़े बड़े वेल प्लान तरीके से गेम प्लान तैयार किया। ये कर कौन रहा है रिजवी साहब, ये कर कौन रहा है फिर? ना ये चीमा साहब से कि अपनी उससे तो पूछे शहादत ऐवान से ये बिल किसने दिया उनको। मैं तो नहीं यकीन करता कि पीपल्स पार्टी, शहीदों की पार्टी, जमहूरियत की पार्टी, लड़ने वाली पार्टी, और चीमा साहब शायद मुझे जानते भी हो, वो इस तरह का बिल असेंबली में पेश करेगी। शर्मनाक बिल, शर्मनाक बिल। रज़ा रब्बानी तो खैर बेचारों को आंसू बहाने की आदत है पुरानी। हाँ, वो वॉकआउट करते हैं, कोर्टों को भी रिपोर्ट करते हैं आंसू बहाते हुए। जी ठीक है, पूछे चीमा साहब से, पूछें आपके सामने पूछते हैं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। चीमा साहब फरमाइए ना जरा, ये आपकी शहीदों की और मार्शल लॉ के दौरों में कोड़े खाने वाली जमात का एक साबिक वजीर कानून और वजीर ममलुकत ऐसा बिल लेटर बॉक्स से निकालकर सेनेट के ईवान में पेश कर देता है, मजाक है जनाब? सर ये हमारे लिए भी ये सरप्राइज और उसमें वैसे तकलीफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी तारीख में सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। आइन बनाने वाले, आइन के मुहाफिज, और जितनी लेजिस्लेशन हुई वो बिल्कुल सरप्राइजेस में नहीं हुई। वो कमेटी के थ्रू भी गई, वो प्रोसीजरल हाउस के तमाम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया गया। कोई हेस्ट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी और कोई नहीं होती थी उसमें। हमारे लिए ये बाइस तकलीफ है। हो सकता है कल को आने वाला वक्त साबित करेगा कि इस बिल के समरात या असरात किस मुकाम तक जाते हैं। लेकिन ये बिल, इसका प्रोसीजर, इसको ले करने का तरीकाकार और इसको जिस तरह से मंजूरी की तरफ ले जाया गया, नहीं मुझे समझ नहीं आती। आपका एक सेनेटर और साबिक वजीर कानून चाहिए जी। अब तक जो है वो शहादत ऐवान को, पार्टी को सस्पेंड कर देना चाहिए था।
आज शहीदों की रूह तड़प रही होगी कि ये जिस तरीके से पाबंदियों का इंतजाम लेके आए हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद शहीदों की पार्टी भी नहीं रही हो। चीमा साहब माजरत के साथ, मैं बाहर वाला नहीं अंदर का आदमी हूँ। हाँ ले भाई सर, आपका जज्बा सर माथे पर, पार्टी वाहिद यही तो है सर। इसको तो इस 14 की वरासत से डिसओनरशिप मान दीजिए, ये वाहिद जमात है। उस पर कहीं छोटी मोटी कमी पेशी वो एक अलग बात, लेकिन ये आज भी अपने नजरिए पर इसके चेयरमैन छोटी मोटी नहीं है, ये भयानक गलती है। यहाँ तक आ गई आप पार्टी को लेकर, भाई साहब से लेके आम कारकुन तक हम आज भी उनके बुरसा हैं और ताहयात इंशाल्लाह ताला बुरसा रहेंगे। और ये कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर आप घर के मैं क्या शहादत ऐवान के आप किसी और के डिसिप्लिन में आ गए? बिलावल हाउस की जगह कहीं और से लेके आए थे वो बिल? दो जी जवाब उनको दिया किसने? अगर सर मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, शायद आपके सवाल का मैं मुकम्मल तो ना जवाब दे सकूं, लेकिन ये है कि मैं किसी हद तक तस्कीन कराने की कोशिश करूंगा कि ये चीज मुमकिन नहीं कि वो शहादत अमान साहब हो, वो शहजाद हो, वो कोई और भी हो, कि अगर इस तरह की कोई भी चीज इस तरह से टेबल की जाएगी जो कि अवाम के मुनाफी हो और जमहूरियत के तसलसल और मजबूती के जिम्मे में खराबी का बायस बनेगी, तो यकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका नोटिस लेगी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन करने वाली जमात चेयरमैन सेनेट की मराद का बिल भी आपके लोग लेकर आते हैं, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज उठाने वाली जमात आज इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां करने वाला बिल भी आपका बंदा लेकर आता है। तो क्या हो गया जमात को जनाब? सर चेयरमैन सेनेट के मराद का बिल हमारे चेयरमैन की, अगर आप नेशनल असेंबली में उस दिन लकीली मौजूद, उस पर जिस तरह से उन्होंने उसको कंडेम किया है, आज हमारे चेयरमैन का वर्ड इज द वर्ड ऑफ द पार्टी सर। ठीक है, ठीक। हम तो बिल्कुल भी इस चीज के सर चले अली गौर ब्लोच, मैं तो कहता हूँ कि ये जो भी पंजाब में गाड़ियां खरीदी गई, गाड़ियों का कोई जरूरत नहीं थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी और इकबाल हैदर और बड़े वो लोग एक साथ बिल लेके आए थे। बीबी ने बैठकर उनको, इकबाल हैदर को कहा था, जो अटॉर्नी जनरल ने, कहते अभी रिजाइन लिखो, तुमने ये कैसे करा? अब रिजाइन वाला दौर खत्म हो गया। चले अली गौर ब्लोच साहब से बात करेंगे। अच्छा होते तब तक वो बुला के रिजाइन देते इन लोगों से। ये मैं आपको अगर तारीख और दिन भी बता दूं कौन कौन लोग बैठे हुए थे। यकीनन ये मैटर सीसी में उठेगा और इसका फैसला सीसी अभी तो आगे चला गया मामला, अब तक तो हो जाए। ब्लोच साहब पता है शहीद। अच्छा, छोटी सी ब्रेक ले लेने दें, फिर मैं ब्लोच साहब से पूछूंगा। भाई, उनकी जमात वजीर आजम कह रहे हैं कि इस हमाम में सारे नंगे हैं और मुझ समेत सारे नंगे हैं। इतने नंगे नहीं है कि आपको पता ना हो कि कौन सा बिल आपके। जल्दी बताइएगा कि वजीर आजम ने कहा कि इस हमाम में सारे नंगे हैं मुझ समेत, तो इतने दंगे हो चुके हैं कि आपको पता ही ना लगेगा कि मुल्क के अमूर, सियासत के अमूर, और आप भी शिकंजे में आ सकते हैं। इरफान सिद्दीकी कह रहे थे इस बिल के शिकंजे में हम भी आ सकते हैं। तो वो बिल पेश हो रहे हैं सेनेट में जनाब। अली भाई देखें, मैंने तो बिल्कुल ये जिस बिल का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलें सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल कोई भी लेजिस्लेशन जो भी लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेशन भी मुतनाज़े हो, यकीनी तौर पर उसको रिव्यू करना चाहिए, और तमाम पार्टीज़ के सामने जो भी बिल ले हो उसको चाहिए कि पहले उसको तमाम अरकान उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें और उसके बाद आए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में जो बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ, उस पर इत्तेहादियों ने इस तफदात का इज़हार किया था कि उसका एजेंडा उनको सर्कुलेट नहीं हुआ, तो उस पर भी फिर स्पीकर साहब के कहने के ऊपर वो नेक्स्ट डे पर लेजिस्लेशन गई और तमाम लोगों तक वो एजेंडा पहुंचाया गया। तो लिहाजा कोई अगर उजलत में इस किस्म का बिल आया है जिस पर के तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो मैं समझता हूँ कि उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। और इसमें आप लोगों की बदनीयती थी, बरेलवी साहब के बकौल 100% बदनीयती आपकी थी एक जमात को नुक्कर लगाने के। डायरेक्ट तो आप उनको कुछ कह नहीं रहे, इनडायरेक्ट आप उनको नुक्करे। जी, ये नहीं, देखिए, बात यह है कि ये कहना कतई तौर पर गैर मुनासिब है कि इसमें किसी चीज़ की बदनीति है। ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है,
और आपको पता है कि किसी भी बिल को लाने के लिए उसकी पहले कमेटी में जाता है और उस कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी होती है। लिहाजा ये कहना कि कोई बिल बुदनीति पर मबनी लाएगा ये मुनासिब नहीं। लेकिन हमने ये भी वो टाइम देखा है पिछले 4 साल में कि क्लब करके एक ही बिल और रूल्स को वायलेट करके कौमी असम्बली से पास करवाने की कोशिश की गई, जिसके बाद जब हमारी हुकूमत आई तो हमने दोबारा लेजिस्लेशन करके उन बिलों को रोका। कौमी असम्बली में ने तो वो भी जो आपको पता है कि अदलिया का रिफॉर्म का बिल भी पेश हुआ, ठीक है ब्रेलवी साहब आपको जवाब मिल गया, अभी तो वो बिल पास भी नहीं हुआ था। मैं भाई अली गौहर बलोच साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिसके ऊपर लेकिन आज अली गौहर बलोच साहब को शायद थोड़ा सा, मैं तो एक आम सा तालिम सा सहाफ़ी हूँ, मैं ये नहीं कि मेरा पार्टी से, मैंने मियाँ साहब से भी बड़ा कुर्ब रहा है, उनके साथ मैंने उम्र की शहादत हासिल की है, माशाल्लाह। अच्छा, असल में ये कि असल में ये है कि ये बिल इसीलिए मियाँ साहब नहीं आ रहे, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए सबसे ज्यादा मियाँ साहब हैं, उनकी इलेक्टेड। आपने बिलावल के साथ गोवा में टूर किया है, मियां साहब के साथ उम्रा किया है, और नरम गोशा आपका उस बंदे के साथ है जो 9 मई का वाकया करके बैठ गया। बरेली साहब मैं एहतजाज करूंगा। मैं तो कहा नरम गोशा करा, मेरे तो बात वहां आई नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ना मैं इससे नरम गोशा नहीं, मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा कह रहा हूँ कि मुझे इसीलिए मैं चीमा साहब से कह रहा था, इसीलिए मियाँ साहब दुबई से वापस चले जाते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो लॉ बिल आया है जिसकी आज आपने देखा इरफान सिद्दीकी साहब कितने करीब हैं, और इरफान सिद्दीकी था और मैं साथ सफर किया मैंने, ये भी बता दूं। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब मेरे उस्ताद गौहर बलोच साहब, आपका छोटा भाई बड़े भाई का दुश्मन बना हुआ है बकौल मुजाहिद बरेलवी के। उन्हें खुद खतरा है कि ये हमारे खिलाफ होगा इस्तेमाल, उन्होंने कह दिया आज ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल मियाँ शरीफ खानदान मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ होगा। ठीक, और इसीलिए आज कितना इरफान सिद्दीकी का मतलब है शहजाद चीमा साहब, देखिए मैं एक चीज की वजाहत करूंगा, मैं एक चीज की वजाहत करूंगा। देखिए बात ये है, मैं एक चीज की वजाहत करूंगा, बस एक बात तो ये 10 सेकंड में करें, मेरी एक गुजारिश छोटी, हाँ देखिए पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब PMLN की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और वतन वापस आ रहे हैं। मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन अनाउंस होने से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान में। अच्छा, वो इलेक्शन अनाउंस ही अगले साल हो, इलेक्शन कैंपेन को नवाज शरीफ साहब ही लीड होंगे, और हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है वो भी नवाज शरीफ होंगे। लेकिन जी चीमा साहब आप कुछ कहना चाहें सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इस असेंबली की मुद्दत बताई जाएगी, इसी तरह से ये भी एक प्रोपेगेंडा है। ठीक, ले चीमा साहब। मेरा सर इसमें बड़ा सिंपल है कि कोई भी कानून जो कि अवाम के सियासी प्रोसीजर के, सियासी जमात के मुनाफी होगा, वो कभी ना कभी, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये एक साइकिल है, वो कभी ना कभी बनाने वाले के गले का फंदा पड़ जाएगा, फंदा जरूर बनेगा। तो देखें ना, अगर लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ था तो जिस तरह बरेलवी साहब भी कह रहे हैं कि आप CC मेंबर में उस बंदे के खिलाफ वोट दें और उसको सैक करवाएं अपनी पार्टी से। यकीनन ऐसे ही होगा। आप हमारी तमाम शहादत अवान यानी पार्टी से जाने वाले हैं, हमारी तमाम लेजिस्लेशन उठा के देख लिए, उसमें एक नुक्ता डॉट सेमीकोलन तक कभी भी अवाम के खिलाफ और मुनाफी नहीं जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद सईद चीमा साहब, अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।